हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 2 एसएसटी के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कौन से प्रीवियस ईयर में जो अभी प्रीवियस ईयर हुए हैं आपके 2022 से 23 वाले, ठीक है, वो वाले पीवाई क्यूज़ की सीरीज़ हम कर रहे हैं। और आज हमारी ये एसएसटी की 10th क्लास है। इससे पहले 9 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एसएसटी पेपर 2 के नाम से जो है वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम 20 जनवरी, देखिए अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 28 दिसंबर से आपका 7 फरवरी तक एग्ज़ाम चला था, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं 20 जनवरी 2023 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएसटी के, वो सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड द ओल्ड साइट्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच द फॉलोइंग रेगुलेटिंग एक्ट्स ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लाइज्ड। निम्न में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, रीड द स्टेटमेंट एंड ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको कथन दिए गए हैं तो आपको सही कथन का जो है चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, ए सही है, आर सही है, दोनों सही हैं, ठीक है। तो आपको दोनों ही स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ने होंगे, तभी आप जो है किसी आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारा कथन ए और बी दोनों ही सही हैं, ठीक है। और जो आर है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, यानी कि ए की आर क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द मीनिंग ऑफ पिस्तक एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। पिस्तक का क्या अर्थ होता है, जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉल गेटवे, यानी कि मेहराबदार प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिर से वही है, आपको दो कथन दिए गए हैं, सही कथन का चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, अशोकास धम्म इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। दूसरा क्या कह रहा है, अशोक ने धम्मात्मा नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज द धम्म मत्ता हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपुल अबाउट धम्म। तो कौन सा कथन सही है, दोनों सही हैं, एक सही है, दूसरा गलत है, या दोनों ही गलत हैं? तो देखिए जो कथन 1 है, अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे, वो गलत है। बाकी हमारा कथन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीड द स्टेटमेंट। फिर से आपको दो कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, अराउंड 2500 years ago there is evidence for the growing use of iron tools including axes for clearing forests and iron plowshare which were useful for increasing agriculture production। यानी कि करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। बिल्कुल करेक्ट कथन है ये, बिल्कुल सही कथन कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, मैनी सिटीज़ डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 years ago। लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए, ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। और देखिए देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, दोनों में रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2500 वर्ष की बात कर रहा है और यहाँ पर भी 2500 वर्ष पहले की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिर से आपको दो कथन दिए गए हैं, लेकिन ये किसके बारे में दिए गए हैं, वुड डिस्पैच के बारे में।
वुड के नीति पत्र के बारे में दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला क्या कह रहा है, वुड्स डिस्पैच आर्गूड दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस, यानी कि वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। दूसरा क्या कह रहा है, द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज एरर फ्री, पूरब का साहित्य कैसा था, त्रुटि रहित था। ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुड डिस्पैच के बारे में ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपको ये जो है मैच करना है कि चौसा का संग्राम किस ईयर में हुआ, कन्नौज का कब हुआ, खानवा का कब हुआ, चंदेरी का संग्राम कब हुआ, ये बैटल कब हुए थे, इनको इनकी ईयर से आपको मैच करना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चौसा का अपना संग्राम हुआ था वो हुआ था 1539 में। ठीक है, और कन्नौज का हुआ था आपका 1540 में, और खानवा का जो संग्राम था वो हुआ था 1527 में, लास्ट चंदेरी का हुआ था 1528 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु कंट्रीब्यूटेड टू द बैनिंग ऑफ सती इन 1829, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में जो है किसका योगदान रहा था। तो आई होप कि इसका जो है आपको करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जी। देखिए इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना, याद रखना क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्होंने ये कानून कब पारित किया था सती प्रथा को रोकने का, 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कथन और कारण दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या है, अजरसन क्या कह रहा है, बिटवीन 1927 एंड 1935 अम्बेडकर लेड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स, यानी कि 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण क्या कह रहा है कि अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, कि ये बोल रहे हैं। तो देखिए जो आपका कथन है वो तो सही है, लेकिन जो कारण है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच द रिफॉर्म मूवमेंट विद देयर लीडर्स करेक्टली, यानी कि आपसे ये बोल रहा है कि जो है आर्य समाज की स्थापना किसने की। ठीक है, ब्रह्म समाज किससे रिलेटेड था, तो इसका आपको क्या करना है, मैच करना है। तो अभी मैंने आपको बताया ब्रह्म समाज के कौन थे, ठीक है, और आर्य समाज के कौन थे, सत्यशोधक समाज के कौन थे। देखिए सत्यशोधक का थे आपके ज्योतिराव फुले, आर्य समाज की किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ब्रह्म समाज की थी राजा राम मोहन राय ने। अब देखिए आपके पास एक ही बचा जिनका नाम है मटुआ पंथ। तो इस तरीके से जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12, read the following statements on emergence of nationalism and choose the correct option। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में कथन दिए गए, आपको सही कथन का जो है चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1885, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दूसरा क्या कह रहा है, ये देखिए कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी क्या कह रहा है, द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स वर लार्जली फ्रॉम रूरल एंड अनएजुकेटेड बैकग्राउंड, यानी कि अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि कथन ए सही है, लेकिन बी हमारा क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फिर से आपको रीज़न और जो है अजर्सन दिया हुआ है, कथन और कारण आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, नमक के उत्पादन और बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। दूसरा क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर कर वसूलना पाप है और यह भोजन का क्या है, बुनियादी हिस्सा है। तो देखिए दोनों ही बिल्कुल सही है। यहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, इसीलिए तोड़ा था उन्होंने, और जो है ये इससे रिलेटेड है, तो ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि दांडी मार्च पर वो कब निकले थे। तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने जो है साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, राज्यों के गठन के संदर्भ में कथन और कारण दिए गए हैं, किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। कथन क्या है, बोथ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स।
यानी कि प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण क्या कह रहा है? कारण ये कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, लेकिन जो आर है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है एक ही। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि देखिए व्याख्या से आप कैसे पता लगा सकते हो? अगर कथन ए जो है इसके बारे में सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है आर के बारे में, तो आप जब उसको पढ़ोगे ना तभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फिलहाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गिवन स्टेटमेंट्स आर अबाउट वेरियस क्रिश्चियन बॉडीज इन द स्काई, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के बारे में कौन से कथन जो है सही है? पहला क्या कह रहा है? वी डोंट फील हीट एंड लाइट ऑफ काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। यानी कि रात में जो आकाश हैं वो असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते, क्योंकि वे क्या हैं? बहुत दूर हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? रात में गर्मी महसूस नहीं करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स ऑल्सो कॉल्ड सप्तऋषि। यानी कि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। तीसरा क्या कह रहा है? ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। ठीक है, और डी क्या कह रहा है? मून अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न स्थिति में दिखता है। तो बिल्कुल सही। चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? तो चंद्रमा की 8 कलाएं हैं। ठीक है, और ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर पूछा है तो आपका ए, बी और डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और डी। देखिए ध्रुव तारा स्थान नहीं बदलता है, ये कैसा होता है? स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16। ग्लोब के विषय में सही कथन आपको बताना है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है। दूसरा क्या कह रहा है? ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं। देखिए ग्लोब से पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी आया हुआ है, तो ग्लोब के बारे में आप अच्छे से पढ़ कर जाना। ठीक है, स्टेटमेंट सी देख लेते हैं। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए गए हैं। तो तीनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द हीट जोन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। पहला क्या कह रहा है? द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। दूसरा क्या कह रहा है? इन क्षेत्रों का तापमान मीडियम होता है, मॉडरेट होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक सेकंड, ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये देखिए मैंने अभी तक जितने भी सेट कराए हैं लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना। इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट। व्हाट विल बी द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इफ ग्रीनविच मीन टाइम इज 1 PM। तो भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 पूर्व स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच समय 1 बजे दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6:30 PM, यानी कि अपराह्न। देखिए भारतीय समय, ये इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो ये है कि जो भारतीय समय है IST, ये ग्रीनविच टाइम से कितना आगे होता है? तो ये होता है 5.5 मिनट आगे। यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे है तो भारत का मानक समय कितना हो जाएगा? 6:30 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 19। इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डू सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक चेयर, पाइन एंड केदार ग्रो। किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार के आदि उगते या पैदा होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो शंकुधारी वन होते हैं उसमें, यानी कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आपको कथन और कारण दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला क्या कह रहा है? अजर्शन, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड
एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन, यानी कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। कारण क्या कह रहा है कि वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों ही कथन सही हैं और आर सही व्याख्या, लेकिन जो आर है ना वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ ऊंचाई और वनस्पति की बात हुई है, यहाँ पर मिट्टी और ढाल की बात हो रही है। ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग हैं, तो यहाँ ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मानसून पवनें हैं, मानसून विंड्स आर, तो मानसून पवनें होती हैं मौसमी पवनें, सीजनल विंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ द लेयर एट एटमोसफियर। ये मिलान आपको पहले से दी हुई है, आपको ये बताना है कि कौन सी सही है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल की देखिए एटमोसफियर की जितनी भी परतें हैं प्लीज़ उनको अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी परत में क्या होता है, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। देखिए अगर आपको 2-4 भी पता है तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। बात करते हैं ट्रोपोस्फीयर की, क्षोभ मंडल की, तो ये सबसे क्या है नीची परत होती है, लोअर मोस्ट लेयर होती है। क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका समताप मंडल, जिसमें कि आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, तो ये हो गया आपका 4th। ठीक है, अब हम एक बार मैच कर लेते हैं बी का तीसरा और सी का चौथा। तो देखिए बी का तीसरा अगर हम देखते हैं तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है और सी का चौथा। तो इस तरीके से हम अपने आंसर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, मैचिंग द रीजन विद द एनिमल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इन द रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको क्या करना है, क्षेत्रों में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेल कीजिए और तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको इसको मैच करना है, मैच नहीं है। तो एंडीज पर्वत कहाँ पर है, तिब्बत, भारतीय मरुस्थल, भारतीय पहाड़ी, आपको मैच करना है। तो देखिए जो आपका एंडीज पर्वत है वो है आपका लामा में, बी तिब्बत में क्या है, तो ये आप इसका करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ के तिब्बत में पाए जाते हैं। भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं तो इसमें आपके ऊँट और बैल पाए जाते हैं। भारतीय पहाड़ पर कच्छर और गधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कॉलम 1 में दिए गए नामों का मिलान कॉलम 2 में दी गई गतिविधियों से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए सेरीकल्चर किसको कहते हैं, पिसीकल्चर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सेरीकल्चर किसे कहते हैं, हम रेशम कीट के पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिसीकल्चर, तो ये इसको हम बोलते हैं आपका मछली पालन। और आपका वर्टिकल्चर क्या होता है, तो ये आपका होता है अंगूरों की खेती। हार्टिकल्चर होता है आपका फलों और फूलों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 में अजर्सन रीजनिंग फिर से आपको दिया गया है। आपको सही कथन का जो है चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा क्या कह रहा है, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकरों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही कथन सही हैं और आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी आपको 2 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन जो है चुनना है। तो किसके बारे में दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपको रिगार्डिंग सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स। तो पहला क्या कह रहा है, अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक स्थितियों या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं है, परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षा, मनोवृत्तियों में भी होती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो विविधता के बारे में हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और आपका और भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही कथन क्या हैं, इसके बारे में गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या कह रहा है,
हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन अ विलेज, यानी कि गांव में ज़मीन या भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है। तो देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है पटवारी या फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31, हाउ डज द अपोजिशन एंश्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर, किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वुड यू गिव इन ए क्लास वाइल एक्सप्लेनिंग द टर्म कैजुअल वर्कर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल ए और बी, निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री और घरेलू सहायिकाएं। देखिए राष्ट्रीय बैंक में बैंक प्रबंधन ये क्या है, मजदूर या श्रमिक की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है सही मैच हुआ है। पहला क्या कह रहा है, महिलाओं की संपत्ति का अधिकार कब आया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005। दूसरा क्या कह रहा है, लड़कियां शर्मीली होती हैं, ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। तीसरा क्या कह रहा है, सहभागी लोकतंत्र पंचायती राज्य प्रणाली या व्यवस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीनों ही जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मना कर दिया जाए तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू लाइफ। देखिए पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जीवन का अधिकार से, तो प्लीज़ इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, जितने भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, किस मामले या मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या कह रहा है, इन टीचिंग द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस और टीचर शुड गिव एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग इन द क्लास। सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक ने निम्न उदाहरण दिए, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान के अनुच्छेद 17 में है, बिल्कुल सही। दूसरा क्या कह रहा है, आरक्षण नीति, और तीसरा क्या कह रहा है, न्यायिक समीक्षा। तो देखिए इसमें आपका ए और बी दोनों सत्य हैं, जबकि सी आपका गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के ये हमारे थे SST पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस, जो कि 20 जनवरी के आपके 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे अदर लोगों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।